नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभिनव क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के लिए जो हम लोग यहां पर अपना स्टडी कर रहे हैं, उसमें आपको जो सोशल साइंस का पहला पार्ट है वो मौर्य साम्राज्य, वो आपको मिल चुका है। जिस किसी ने भी नहीं देखा होगा तो मैं चाहूँगा आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाएँ, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख लें, जिससे आज हम लोगों से कनेक्ट होने में आपको थोड़ा सा आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप में से जो लोग भी नए जुड़े हैं, चैनल से पहली बार जुड़े हैं, वो ज़रूर चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं उन तक और लोगों तक पहुंचा दीजिए, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गुप्त जो काल था, स्वर्ण काल भी जिसे कहा जाता है, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हम लोगों का गुप्त काल है उसे एक अन्य भाषा में स्वर्ण काल भी कहा गया है। ठीक है, इसे स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। क्योंकि स्वर्ण काल की संज्ञा इसको क्यों दी गई है? क्योंकि उस समय का जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही अपनी उन्नति पर था, अपने चरमोत्कर्ष पर था, इसलिए इसे स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्वर्ण काल की संज्ञा किसे दी गई है? तो गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। आप आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि एक मुख्य मुख्य शासक जो गुप्त काल के हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं। इसमें आपका जो पहला आता है वो आता है श्रीगुप्त, दूसरा आपका आता है घटोत्कच गुप्त, तीसरा आपका आता है चंद्रगुप्त प्रथम, चौथा आपका आता है समुद्रगुप्त, पांचवा आपका आता है रामगुप्त, उसके बाद में आपका आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन्हीं को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। फिर कुमारगुप्त आता है, फिर स्कंदगुप्त आता है, फिर नरसिंह गुप्त आता है, उसके बाद में कुमारगुप्त द्वितीय। ये प्रथम है और ये द्वितीय है। ये तो कुछ मुख्य शासक हो गए, इनकी बात हो गई। अब हम लोग इसके डिटेल में चलने की कोशिश करते हैं। मैंने ये पीडीएफ इस बात को ध्यान में रख के बनाई है कि जो डीएलएड का आपका सेकेंड सेमेस्टर है, किसी भी हालत में उस सेमेस्टर से आपका क्वेश्चन आउट ना जाए। ठीक है, तो यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि क्वेश्चन अगर गुप्त काल से आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो 1 नंबर का हो, इससे बाहर नहीं जाएगा। और अगर आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस लिखने हैं तो आपको चैप्टर की समरी पूरी पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको पूरा समरी पढ़ना है तो मैं आपको चैप्टर का पीडीएफ पूरा का पूरा सेंड कर दूंगा। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर आपको लिंक भेज दूंगा, आप वहां जाकर उसको पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि गुप्त काल की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है। देखिए, गुप्त काल की उत्पत्ति के विषय में हम लोग ये जान सकते हैं कि जिस प्राचीनतम गुप्त राजा के बारे में पता चला है वो श्रीगुप्त है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि गुप्त काल का जो प्रथम राजा है वो श्रीगुप्त है, या गुप्त काल की जो स्थापना है वो श्रीगुप्त ने की है, ऐसा लेखों में मिलता है। दूसरा आपका आता है कि हालांकि प्रभावती गुप्त ने पूना ताम्रपत्र अभिलेख में इसे आदिराज कहकर संबोधित किया है। ये प्रभावती गुप्त हैं, इन्होंने जो पूना ताम्रपत्र का अभिलेख है इसमें मतलब श्रीगुप्त को आदिराज कहकर संबोधित किया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका आता है कि श्रीगुप्त हैं, गया है जगह पाटलिपुत्र में जो वर्तमान में पटना में है। गया में चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था, चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था, जिसका उल्लेख चीनी यात्री इत्सिंग ने किया है। अब एक क्वेश्चन आपको एक और मिलेगा कि जो गुप्त काल में चीनी यात्री आया था वो कौन था? ये पहला चीनी यात्री जो गुप्त काल में आया है वो इत्सिंग है। ठीक है, इत्सिंग आया है। उसके बाद में आते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट आपका कह रहा है पुराणों में ये कहा गया है कि आरंभिक गुप्त राजाओं का साम्राज्य जो है वो गंगा द्रोणी प्रयाग साकेत वर्तमान में अयोध्या से मगध तक फैला हुआ था। पांचवा पॉइंट जो आता है, पांचवा पॉइंट क्या आता है इसके लिए कि चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार मगध के मृग शिखावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के व्यय में 24 गांव दान दिए थे। किसने दान दिए थे? श्रीगुप्त ने दान दे दिए थे 24 गांव। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला जो शासक है ये आता है घटोत्कच गुप्त जो आता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत कम डिटेल है, थोड़ा सा है, जान लेते हैं।
जो श्रीगुप्त के बाद में उसका पुत्र जो गद्दी पर बैठा वो घटोत्कच था। ये 280 से 320 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासन किया है। किसने? घटोत्कच ने 280 से 320। ठीक है, याद रखने का जो चीज़ याद रखनी है आपको ये है कि गुप्त वंश का प्रथम राजा जो ताम्रपत्र, पूना और सिद्धपुर जो ताम्रपत्र है उनके अभिलेखों के अनुसार जो घटोत्कच है वो कुमार जो गुप्त वंश है उसका प्रथम राजा बताया गया। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि स्थापना किसने की है तो श्रीगुप्त ने, और यदि पूछा जाए कि प्रथम राजा कौन हुआ है तो घटोत्कच। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम पर। देखिए, मैंने आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है कि कहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकता है। आपको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपने यदि इतना पढ़ लिया है जितना आपको वीडियो में बताया जा रहा है ये पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद में क्योंकि ये वही पॉइंट्स रखे गए हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ठीक है, अगला आपका आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम सन 320 में चंद्रगुप्त प्रथम अपने पिता घटोत्कच के बाद में राजा बन गया। ठीक है, पिता घटोत्कच के बाद में राजा बन गया। अगला आपका आता है चंद्रगुप्त वंशावली में पहला स्वतंत्र शासक था। देखिए, अगर आता है स्थापना श्रीगुप्त, पहला शासक घटोत्कच, पहला स्वतंत्र शासक तो चंद्रगुप्त। ठीक है, जो पहला स्वतंत्र शासक है वो आपका चंद्रगुप्त प्रथम है। इसके बाद में आपका आता है इसे महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर ली थी। इन्होंने क्या था, महाराजाधिराज एक उपाधि होती थी उस समय, उसको इन्होंने धारण कर लिया था। 2 लोगों ने उसे धारण किया है, आगे भी आप उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है इसका शासन काल जो है वो बताया जाता है लगभग 15 वर्ष शासन किया है, 320 से लेकर 335 तक। ठीक है, अब एक बहुत ज़रूरी बात है जो बहुत ज़्यादा बार पूछी गई है और 1 नंबर आपको दिला कर जाएगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आए चाहे वो आपसे 1 नंबर में जो लिखित आपके अतिलघु उत्तरीय आते हैं उसमें, कि पुराणों, ये तो बात सही है, तथा हरिशेण लिखित प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है हरिशेण प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है, रट लीजिए, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। हरिशेण प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं और ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के विस्तार के विषय में जानकारी मिलती है किसमें? पुराणों में, और मुख्यतः हरिशेण द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति में इसकी जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त जो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में राजा हुआ है, ये कुमार देवी जो कि चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी, उनका पुत्र समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, कब बैठता है? 335। 1-2 बार पूछा गया है, कब बैठेगा? 335। उसके बाद में अगला पॉइंट इनका आता है समुद्रगुप्त का शासन काल राजनीतिक एवं संस्कृति की दृष्टि से उत्कर्ष काल माना गया है। ठीक है, उत्कर्ष काल माना गया है। इन्होंने साम्राज्य की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र, जो पटना है वर्तमान में, उसी के नज़दीक, और समुद्रगुप्त ने भी किसकी उपाधि धारण कर रखी थी? महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर रखी थी। ठीक है, उसके बाद में एक चीज़ और आती है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन ये पूछा जाता है कि नेपोलियन किसने कहा है? तो विसेंट स्मिथ महोदय एक हुए हैं, उन्होंने नेपोलियन की संज्ञा या नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी है। ठीक है, उसका सबसे महत्वपूर्ण, उसका मतलब समुद्रगुप्त का जो महत्वपूर्ण अभियान था वो दक्षिण की तरफ विजय थी उन पर था। इसमें उसके 12 विजयों का उल्लेख मिलता है। 12 विजय दक्षिण की ओर समुद्रगुप्त की थी। इसी कारण जो विसेंट स्मिथ है उन्होंने उसे नेपोलियन की संज्ञा दी है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है समुद्रगुप्त एक अच्छा राजा होने के अतिरिक्त कवि एवं संगीतज्ञ भी था। अगला पॉइंट उसका आता है कि उसे कला मर्मज्ञ भी माना जाता है। मर्मज्ञ का मतलब जो कला का ज्ञान रखता हो। ठीक है, और देहावसान हुआ है 380 में। ठीक है, और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका नाम एक फेमस है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वो राजा बना। ठीक है, राजा बना। तो 8वां पॉइंट है कि हरिशेण जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, अभी हमने ऊपर बात की थी, समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी कवि था। हरिशेण द्वारा रचित
प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय, साम्राज्य विस्तार के संबंध में सटीक जानकारी प्राप्त होती है। अगर आप समुद्रगुप्त के बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्रयाग प्रशस्ति को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये आज का वीडियो यहीं तक है। इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, उसको आप लोग कतई मिस ना कीजिए। ठीक है, उसमें हम लोग चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, रामगुप्त और इसके अंतिम शासकों के बारे में पूर्ण अध्ययन करेंगे। और ये जो वीडियो जितना भी बनाया जाता है ये आपकी परिप्रेक्ष्य विद्या जो परीक्षा है उसकी दृष्टि से बनाया जाता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल के साथ जुड़ जाइए और मिलते हैं